हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, ये एमएसएन का एक लेक्चर है। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होती है? एरिया ऑफ मायोकार्डियल सेल्स। इसमें कौन सा एरिया इफेक्ट होता है? जो हमारा मायोकार्डियल सेल्स होता है। हार्ट में 3 लेयर्स होते हैं ना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, तो मायोकार्डियम वाला जो लेयर है वहाँ का सेल्स जब अफेक्टेड होता है हार्ट का, या फिर उसका परमानेंटली डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस। ठीक है, ये मायोकार्डियल सेल्स इसमें इन्फेक्ट होता है। ठीक है, कॉज क्या है कि हो सकता है कि जो कोरोनरी आर्टरी हो हमारा, उसमें क्या हो रहा हो कि ब्लॉकेज हो गया हो, वहाँ पे सर्कुलेशन सही से नहीं, वहाँ पे सही से ब्लड का सर्कुलेशन ना हो रहा हो, इसकी वजह से हो रहा होगा। क्योंकि मायोकार्डियल रीजन जो है वो वेस्कुलराइज्ड होता है, तो वेस्कुलराइज्ड वहाँ पे वेसल्स होंगे, तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए, वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाए, तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, तो यहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाएगा। ब्लड नहीं जब जाएगा तो फिर वहाँ का मसल्स जो है वो इस्कीमिया की वजह से, सॉरी, वहाँ का जो सेल्स है इस्कीमिया की वजह से वो डेड कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि रिड्यूस ब्लड फ्लो, वहाँ पे ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू, क्यों कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाती है? क्योंकि वहाँ एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, एम्बोलिज्म हो जाएगी या थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, यानी वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो जो होगा वो रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, जिसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स के भी नाम से जाना जाता है, इसकी डायग्नोसिस है। एपिडेमियोलॉजी इसकी, तो ये मोस्टली मेल्स में होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर मेल में होते हैं, क्योंकि इससे रिलेट किया जाता है स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह, तो मोस्टली हाइपरटेंशन, ये सारे पेशेंट मोस्टली मेल होते हैं, तो ये मेल में ज़्यादा होता है। अगर यंगर एज में देखा जाए तो मेल में ज़्यादा होता है, लेकिन आफ्टर देन 70 ईयर्स मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है। ठीक है, सेम रेशियो रहता है। ये मेन में ज़्यादा होता है दैन वुमेन। ठीक है, ये इसका एपिडेमियोलॉजी हुआ। पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए हमें समझना होगा कि हो कैसे रहा है। ये जो हमारा लेयर है मायोमेट्रियम का, ये लेयर है, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी गया यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के लिए कोरोनरी आर्टरी है, लेकिन अगर यहीं पे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाए, एम्बोलिज्म हो जाए, तो यहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से सेल का डेथ होगा, नेक्रोसिस होगी, यहाँ पे सेल का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। तो एरिथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेग इन द आर्टरी, आर्टरी में क्या होगा कि एक प्लेग जनरेट हो जाएगा, एक स्ट्राइक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, जिसकी वजह से आर्टेरियल ल्यूमेन गेट ऑकुल्ड हो जाएगा, मतलब ये ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा इसका ल्यूमेन। ठीक है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर जाएगा। अब तो अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ब्लड सप्लाई तो डिक्रीज ही कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब अचानक से नहीं होती है, पहले इतना सा बना, ठीक है, इतना सा एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हुआ या थ्रोम्बोसिस होगा, एम्बोलिज्म होगी, फिर वो धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज करते जाता, धीरे धीरे साइज इंक्रीज करेगा और हो सकता है कि रैप्चर भी कर जाए। ठीक है, तो प्लेग जो होगा थिकनेस उसका इंक्रीज करते जाएगा और वो रैप्चर हो सकता है। तो अगर वहाँ रैप्चर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे माइक्रोफेजेज वगैरह काम करने शुरू कर देंगे। अगर वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हो जा रही है तो फिर वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होने शुरू हो जाएंगे, थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा अगर थ्रोम्बोसिस होना शुरू हुआ तो फर्दर डिक्रीज ब्लड सप्लाई, वहाँ पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर जाएंगे, जिसकी वजह से इस्चेमिया हो जाएगा, सेलुलर इंजरी हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे अब इस्चेमिया, अगर ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन नहीं सही से पहुँच रहा होगा, तो वहाँ पे अब सेल जो होगा वो सेल की इंजरी होगी, वहाँ पे सेल जो होगा सेल का डेथ होगा, रिवर्सिबल चेंजेज होंगे सेल्स में, तो जिसकी वजह से सेल डेथ होता है, जिसकी वो हम लोग बोलते हैं इन्फ्रैक्शंस। ठीक है, मायोकार्डियल सेल के डेथ को ही इन्फ्रैक्शंस बोला जाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तो 2 टाइप्स होता है, ट्रांसमुलर होता है और सब इंडोकार्डियल मायो इन्फेक्शन होता है, एमआई होता है, सब इंडोकार्डियल और ट्रांसमुलर। ठीक है, ट्रांसमुलर में होता है कि उसका जो भी लेयर, मान लेते इसकी थिकनेस, ठीक है, मायोमेट्रियम है, इसकी थिकनेस इतनी है, तो होल थिकनेस जब अफेक्टेड हो जाए, किसी पर्टिकुलर एरिया का होल थिकनेस जब अफेक्टेड हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमुलर। ठीक है, सब इंडोकार्डियल एमआई जो है उसका मतलब कुछ ही पोर्शन, हाफ पोर्शन, मतलब थोड़ा सा पोर्शन उसका अफेक्टेड हो, मतलब होल थिकनेस को अफेक्ट ना करे, उसे हम लोग बोलते हैं सब इंडोकार्डियल एमआई। ठीक है, अब इसका रिस्क फैक्टर, तो रिस्क फैक्टर आप कैसे याद करोगे? इसमें क्या हो रहा है कि आप ध्यान रखो कि इसमें क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है,
तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे एम्बोलिज्म हो रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है, ठीक है, एम्बोलिज्म हो रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, वहाँ पे लिपिड का डिपोजिशन होना शुरू हो जा रहा है। तो लिपिड से हम याद रख सकते हैं कि लिपिड या फिर फैट से, ठीक है, लिपिड और फैट से हम याद रख सकते हैं कि ओबिसिटी अगर किसी को, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीज है उसको हो जाएगा, जिसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है उसको हो जाएगा। इससे याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल, ओबीज है पेशेंट तब, या फिर पेशेंट के मेटाबॉलिज्म में कोई डिसऑर्डर है, लिपिड का डाइजेशन नहीं हो रहा सही से, फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा तो हो सकता है, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया, उसके बॉडी में लिपिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं, ओबिसिटी याद कर सकते हैं, हाइपरलिपिडीमिया हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए, कोई भी वो उसका मेटाबॉलिज्म सही से ना हो रहा, ठीक है। थ्रोम्बोसिस हो गया कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग कहीं से हो गया हो, कहीं किसी पार्ट में, और वहाँ से सर्कुलेशन के थ्रू कोरोनरी आर्टरी में वो थ्रोम्बोटिक पार्ट जो आ जाए, थ्रोम्बोटिक जो भी मतलब ये है प्लेग है वो आ जाए तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। एम्बोलिज्म, इंजेक्शन के दौरान कोई एम्बोलिज्म हो जाती है तो हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट है तो होता है, अगर स्मोकिंग कर रहा है तो भी होता है, हाइपरटेंशन है तो MI होता है, और एज बहुत ज़्यादा हो गया तो ड्यू टू हाइपरटेंशन, स्ट्रेस तो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसकी वजह से। तो इसको याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा मतलब ये है, ठीक है। डाइट में जब हम लोग देखेंगे तो डाइट में क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, डाइट, लाइफ स्टाइल और अनकंट्रोल्ड, ये 3 चीज़ों से उसका रिस्क फैक्टर हम लोग याद कर सकते हैं। तो डाइट में हम लोग क्या देखेंगे, ओबेसिटी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स, ये याद रखिए, ये सारा डाइट से रिलेटेड है, ठीक है। ओबेसिटी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। लाइफ स्टाइल से हम लोग स्मोकिंग करते हैं, स्लॉथ, कितने लोग बहुत सुस्त होते हैं, दिन भर सोए रहना चाहते हैं तो स्लॉथ लोगों में हो सकती है, मतलब उनकी एक्टिविटी स्लो हो गई है, ठीक है। स्ट्रेस में कोई पर्सन है तो हो सकता है। अनकंट्रोल, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अब एज है तो एज तो इंक्रीज करेगी ना, एज को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जीन है, जीन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किसी के जेंडर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एज, जीन, जेंडर ये अनकंट्रोल में आ गए, तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। अब कॉज, रिस्क फैक्टर होती है कि मतलब उस चीज़ से हो सकता है, कॉज हुआ कि पार्टिकुलर वो डिजीज क्यों हुआ वो उस पर्सन को, तो हो सकती है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो गया हो, उसको कोरोनरी आर्टरी में एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो गया हो, या फिर उसका कोरोटरी आर्टरी जो है, आर्टरी वो वैसोस्पाज्म हो गया हो, वहाँ पे वैसोस्पाज्म मतलब वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया हो, ठीक है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो वेंट्रिकल्स का साइज है वो इंक्रीज कर गया हो, ठीक है, आर्टरी और वेंट्रिकल है उसकी साइज इंक्रीज कर गया हो, तो वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होने की वजह से स्ट्रेस पड़ती है हार्ट पे जब स्ट्रेस पड़ती है उसके मसल्स पे स्ट्रेस पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ सेल डेथ और सेल इंजरी होती है, ठीक है। और मान लेते किसी भी चीज़ का साइज इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ का मसल्स तो अफेक्टेड होगा ना, अगर वेंट्रिकल्स का साइज इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ का जो मायोमेट्रियम का लेयर जो है मसल्स है वो इफेक्ट होगा, मायोकार्डियम जो लेयर्स है वो इफेक्ट होगा, उसकी साइज इंक्रीज करने से उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, जब स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस की वजह से वहाँ पे सेल का डेथ होने लगता है, ठीक है। एम्बोलिज्म हो गया हो, किसी को हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर मिल रहा हो तो कोई ड्रग्स कोकीन वगैरह ले रहा है तो कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन, मतलब कहीं से हम कोरोनरी आर्टरी को कट करके सर्जरी करके निकाल रहे हैं तो भी हो सकता है वहाँ का नेक्रोसिस हो जाए, वहाँ सेल का नेक्रोसिस हो जाए। इन्फ्लामेशन हो गई है एपिकार्डियल आर्टरी में तो भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे कॉजेज हो गए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम याद करेंगे कि इसमें चेस्ट पेन, फर्स्ट हम याद करेंगे चेस्ट पेन, फिर हम बारी बारी से कार्डियोवैस्कुलर में क्या इफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी में क्या इफेक्ट होता है, स्किन में क्या इफेक्ट होती है, तो ये सारी चीज़ हम बारी बारी से इसमें देखेंगे। तो चेस्ट पेन, इसका जो चेस्ट पेन रहता है ना वो बहुत ही सीवियर रहता है, ठीक है, और डिफ्यूज रहता है, क्रशिंग, जैसे लगता है कोई क्रशिंग हो रहा है, स्क्वीजिंग, कोई उसे मड़ोड़ रहा है, ठीक है, इस तरह की दर्द होती है, और वो डिफ्यूज होती है, मतलब वो एक ही जगह नहीं रहता, वो जो पेन होगा ना वो पूरे आर्म, शोल्डर, उस एरिया में भी इफेक्ट करता है, डिफ्यूजिव होता है पेन, ठीक है। नॉट रिलीफ, अगर आप चाहें कि सो के हम इसे ठीक कर लें, थोड़ा देर रेस्ट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा है कि इसमें सोने से ठीक नहीं होता जब तक हम नार्कोटिक और एनाल्जेसिक नहीं देंगे, ठीक है। इसका जो पेन है पूरे आर्म में रेडिएट करता है, शोल्डर, नेक, जॉ वगैरह को इफेक्ट करता है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर में क्या करता है, पाल्पिटेशन मतलब रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर जाती है,
H3 H4 जो H1 और H2 होता है नॉर्मल साउंड होता है, और वहीं H3 और H4 जो होता है एबनॉर्मल साउंड होता है। तो H3 और H4 जो होता है इसमें साउंड आने लगता है जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो मरमर साउंड आ सकती है, ठीक है। इंक्रीज जुगुलर वेनस डिटेंशन, जो जुगुलर वेन्स है वहाँ पे डिटेंशन इंक्रीज कर जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। रेस्पायरेशन में क्या इफेक्ट होगा, रेस्पायरेटरी ऑर्गन में, तो डिस्पिनिया हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, टेकिपिनिया होगा, ठीक है। टेकिपिनिया होता है इंक्रीज पल्स रेट इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से एमआई कॉज पल्मोनरी कंजेशन भी कर देता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या इफेक्ट करेगा, नॉजिया और वोमिटिंग हो जाती है, ठीक है। जेनाइटो यूरिनरी में क्या होगा कि डिक्रीज कर जाती है, हम यूरिन आउटपुट जो होता है डिक्रीज कर जाता है उस पर्सन का। स्किन में क्या होगा, कोल्ड हो जाएगी, मतलब कूल हो जाएगा स्किन, काम हो जाएगा, पेल कलर आएगा, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल में देखेंगे तो एंजाइटी होगी, ऑब्वियसली एंजाइटी होगी, पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगा क्योंकि पेन वगैरह होगी, लाइट हेडनेस होगी, ठीक है। सेरिब्रल ऑक्सीजनेशन डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि अब ब्लड सर्कुलेशन अगर सही से नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन भी ब्रेन के पास सफिशिएंट अमाउंट में नहीं जा पाएगा, तो वो डिक्रीज कर जाता है। डायग्नोस्टिक मेजर इसका देखेंगे तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए हम सबसे फर्स्ट कि उसका चेस्ट पेन जो हो रहा है उसका हम मतलब हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब उसका ECG कराएंगे तो HT और T वेव में कुछ चेंजेस नज़र आएगी। फिर इकोकार्डियोग्राम भी करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ठीक है। इसमें चेस्ट फिर सबसे ज़्यादा इसमें होता है इंजाइम सीरम टेस्ट, ठीक है। टोटल CK MB मायोग्लोबुलिन ट्रोपोनिन T और I, ठीक है। ट्रोपोनिन T और I बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसको हम देखेंगे कि ट्रोपोनिन होता क्या है, तो ये हमारे मायोकार्डियल सेल्स में प्रेजेंट रहता है ट्रोपोनिन, ठीक है। ये क्या करता है कि हार्ट को जो मायोकार्डियम सेल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है तो अगर वहाँ का सेल का डेथ हो जाए तो वहाँ से क्या होता है, ट्रोपोनिन का लेवल इंक्रीज कर जाता है सीरम में इंक्रीज कर जाएगा। तो जब हम इसका टेस्ट करते हैं सीरम टेस्ट, तो हमारे सीरम में ट्रोपोनिन का लेवल बहुत हाई मिलता है, तो जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि इसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। अब CK जो है CK-MB का इसमें टेस्ट कर, CK-MM जो होता है स्केलेटल मसल्स के लिए होता है, CK-MB जो होता है हार्ट के लिए होता है, हार्ट मसल्स के लिए, और CK-BB होता है ब्रेन टिश्यू के लिए। तो इसमें हम लोग CK-MB करते हैं हार्ट मसल्स के लिए। तो ये जो CK-MB है ये हमारे कार्डियक सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्या होता है कि जब MI हुआ है उसके कुछ ही घंटों या 24 घंटे तक ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में CK-MB का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। क्रेटिनिन काइनेज का जो अमाउंट रहता है हमारे सीरम में बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे मतलब पेशेंट को MI हुआ या नहीं, ठीक है, और कितने देर पहले हुआ है, ठीक है। मायोग्लोबुलिन है तो मायोग्लोबुलिन उतनी इफेक्टिव नहीं होती है क्योंकि मायोग्लोबुलिन जो होता है स्केलेटल मसल्स में भी होता है, कार्डियक मसल्स में भी होता है, यानी हार्ट के भी मसल्स में होगा मायोग्लोबुलिन और स्केलेटल मसल्स में भी होगा। तो जिसकी वजह से हम पता नहीं कर पाते हैं कि हो सकता है कि अगर मसल्स में इंजरी हो रही हो तो उसकी वजह से भी सीरम में मायोग्लोबुलिन का अमाउंट अधिक हो सकता है, ठीक है। अगर हार्ट मसल्स में भी इंजरी हुई है तो भी मायोग्लोबुलिन जो होगा सीरम में बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन अगर मायोग्लोबुलिन भी इंक्रीज कर रहा है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा वो पेशेंट को, ठीक है। अब इसकी मेडिकल मैनेजमेंट है तो ये आपको मेडिसिन लगभग याद ही करनी पड़ेगी। हेपरिन देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स में मेटोप्रोलॉल देते हैं, स्मोलॉल देते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देते हैं जिसमें आपको टिक्लोपिडिन का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। अब इमरजेंसी मैनेजमेंट, तो इमरजेंसी मैनेजमेंट की पेशेंट को क्या क्या चीज़ हो सकती है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को मेंटेन रखनी है, उसको CPR की अगर ज़रूरत पड़ती है CPR दे सकते हैं रैपिडली। इंट्रावेनस एसेस, अगर उसको एसेस करेंगे कि कोई इंट्रावेनस फ्लूइड वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। एस्पिरिन देंगे, एस्पिरिन क्या करता है कि ब्लड सर्कुलेशन को मतलब ब्लड को थीन करता है जिसकी वजह से सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके, तो एस्पिरिन देते हैं हम लोग। एडमिशन सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है, चेस्ट पेन के लिए नाइट्रोग्लाइसरीन देते हैं अगर पेशेंट सबलिंगुअल ही ले सकता है, ठीक है, ये मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग। प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं कि उसको स्मोकिंग लेने के लिए नहीं बोलेंगे, लिपिड उसका डाइट को मैनेज करेंगे ताकि वो लिपिड
डाइट ज़्यादा ना लें, ठीक है, ब्लड प्रेशर को उसके कंट्रोल करके रखेंगे, मेडिकेशन प्रॉपरली देंगे। ये सारी चीज़ें आप उधर से जो भी रिस्क फैक्टर उससे आप याद कर सकते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट में कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अवॉइड एक्टिविटी, अगर किसी एक्टिविटी से उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। डिस्पीनिया और चेस्ट पेन को अवॉइड करेंगे कि कोई ऐसा एक्टिविटी ना करे जिससे उसका पेन और बढ़ जाए। अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट, और कोई भी चीज़ हम ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म नहीं देंगे उसको। पेशेंट को एजुकेट करेंगे को टोबैको को स्मोक को स्टॉप कर दे, ठीक है। अवॉइड लार्ज मील्स, एक ही बार में ज़्यादा खाना लेने के लिए नहीं बोलेंगे। ब्लड शुगर और बीपी को कंट्रोल रखेंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। पार्टिसिपेशन इन कार्डियक रिहैबिलिटेशन, ठीक है, कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए उसको पार्टिसिपेट करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। पेशेंट को टीच कर सकते हैं डाइट के रिगार्डिंग और उसको मेडिसिन के रिगार्डिंग कि जो भी प्रिस्क्राइब किया गया मेडिसिन, जो भी चीज़ें बताई जा रही है उस पर वो टिका रहे, वो उस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। तो ये रहा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो अगर आपको ये नोट्स और लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।